सोचिए, एक ऐसा गांव जो बाहर से देखने में बिल्कुल आम सा लगता है। आम लोग, आम जिंदगी। लेकिन उसी आम जिंदगी के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच छिपा हो जो सीधे इंसानियत पर ही सवाल उठा दे। आज के इस विश्लेषण में हम ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव से आई एक ऐसी ही परेशान करने वाली रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं। देखिए, ये कोई आम क्राइम की कहानी नहीं है। ये इस बात का एक बहुत ही स्याह, बहुत ही डरावना उदाहरण है कि जब इंसान पर लालच हावी होता है तो वो किस हद तक जा सकता है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे इस रिपोर्ट की गहराइयों में चलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर एक पिता जिसका काम अपने बच्चे की रक्षा करना होता है, वही पिता अपने ही बच्चे का भक्षक कैसे बन सकता है। हम आज जिस रिपोर्ट को डिकोड कर रहे हैं ना, वो इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। सच कहूं तो इसका जवाब मानवीय लालच की उन गहराइयों को उजागर करता है जिसकी आप और हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पूरी क्रूरता को समझने के लिए हमें पहले उस रात असल में क्या हुआ था ये समझना होगा। भाग 1, अकल्पनीय कृत्य, एक जीवन का अंत। तो ये पूरी घटना ग्रेटर नोएडा के कासना कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गांव की है और ये इतनी दर्दनाक है कि सुनकर ही रूह कांप जाए। समाज में एक पिता द्वारा अपने ही बच्चे की हत्या को सबसे अकल्पनीय अपराध माना जाता है। और यहाँ बात हो रही है सिर्फ 13 साल की उम्र की। जी हाँ, 13। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सुधांशु की उम्र थी। वो बस 8वीं क्लास का एक सीधा साधा छात्र था। सोचिए, इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं। लेकिन सुधांशु की तो जिंदगी शुरू होने से पहले ही बहुत ही बेरहमी से खत्म कर दी गई। और इस पूरी त्रासदी में जो बात सबसे ज्यादा झकझोरने वाली है वो ये है कि सुधांशु अपने पिता प्रदीप का इकलौता बेटा था। मतलब एक इकलौते बेटे की इस तरह से हत्या, ये बात इस अपराध की गंभीरता को कहीं ज्यादा बढ़ा देती है। ये बिल्कुल भी कोई हादसा नहीं था, ये एक पूरी तरह से सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग थी। ये विश्वासघात का एक ऐसा चरम है जिसे हजम कर पाना सच में बहुत मुश्किल है। भाग 2, अपराध का खुलासा, गुमशुदगी से हत्या तक। खैर, सवाल ये है कि ये भयानक सच दुनिया के सामने आया कैसे। तो आइए जांच की पूरी टाइमलाइन को देखते हैं। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे महज एक गुमशुदगी की रिपोर्ट अचानक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल गई। घटनाक्रम बहुत तेजी से घूमा है। देखिए, गुरुवार की रात को हत्या होती है, फिर कुछ ही घंटों बाद सुधांशु के चाचा यानी प्रदीप के ही भाई वो जाकर पुलिस में बच्चे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। इसके बाद अगले ही दिन पुलिस एक्शन में आती है और परिवार वालों से पूछताछ शुरू करती है। और इसी पूछताछ के आखिर में वो चौंकाने वाला कबूलनामा सामने आता है, जिसके बाद पुलिस शव को बरामद कर लेती है। अगर हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो चाचा की दर्ज कराई गई रिपोर्ट एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। जब पुलिस ने परिवार से पूछताछ शुरू की तो जाहिर सी बात है उन्होंने पिता प्रदीप से भी कड़े सवाल किए। और बस पुलिस की इसी सख्ती और दबाव के आगे प्रदीप टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और फिर उसी ने पुलिस को घर से दूर सड़क किनारे मौजूद उस गड्ढे तक पहुंचाया जहां उसने अपने ही बेटे को फेंक दिया था। भाग 3, चौंकाने वाला मकसद, जमीन, लालच और धोखा। अब आते हैं इस रिपोर्ट के शायद सबसे परेशान करने वाले हिस्से पर। आखिर क्यों? वजह क्या थी? एक पिता ने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब बहुत सीधा और खौफनाक है, सिर्फ और सिर्फ लालच। जी हाँ, जैसा कि रिपोर्ट में बिल्कुल साफ बताया गया है, इसके पीछे एक संपत्ति विवाद था। आरोपी प्रदीप का अपने ही परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ जमीन को लेकर एक लंबा विवाद चल रहा था। एक ऐसा विवाद जो बातचीत से हल नहीं हो रहा था। और इसी प्रॉपर्टी के लालच ने प्रदीप के दिमाग में एक ऐसी खतरनाक साजिश रची जिसकी कीमत उसके अपने बेटे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। एक तरफ तो प्रदीप की मास्टर प्लानिंग थी, अपने इकलौते बेटे को मार दो और सारा इल्जाम परिवार के उन लोगों पर डाल दो जिनसे जमीन का विवाद चल रहा है, ताकि वो सब मर्डर के केस में जेल चले जाएं और जमीन पूरी तरह से उसकी हो जाए। ये तो था उसका प्लान। लेकिन दूसरी तरफ असलियत कुछ और ही निकली। पुलिस की तुरंत कार्रवाई और सख्त पूछताछ के आगे उसकी ये अमानवीय साजिश ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसका ये डरावना प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। भाग 4, एक काला इतिहास, सिरसा गांव पर मंडराता साया। अब देखिए, इस पूरे अपराध को हम सिर्फ एक अलग घटना मानकर नहीं छोड़ सकते। पूरी पिक्चर समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और सिरसा गांव के हालिया इतिहास को देखना होगा।
बदकिस्मती से ये कोई पहली बार नहीं है जब सिरसा गांव ऐसे किसी डरावने कारण से चर्चा में आया है। ये समुदाय पारिवारिक अपराधों की वजह से बार-बार सुर्खियों में रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ ही महीने पहले इसी गांव में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला अपराध हुआ था। जब एक ही जगह से बार-बार ऐसी खबरें आएं, तो ये साफ तौर पर एक बहुत गहरी सामाजिक समस्या की तरफ इशारा करता है। चलिए उस काले इतिहास की टाइमलाइन को भी समझ लेते हैं। पिछले साल अगस्त की ही बात है। इसी सिरसा गांव में निक्की भाटी नाम की एक महिला को दहेज के लालच में जिंदा जला दिया गया था। इस भयानक घटना ने उस वक्त पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और ये गांव महीनों तक न्यूज़ में बना रहा। और अब आज हम उसी गांव से एक पिता द्वारा अपने बेटे की हत्या की ये रिपोर्ट देख रहे हैं। अगर हम निक्की भाटी वाले मामले के तथ्यों को देखें तो वो भी कम खौफनाक नहीं है। 26 साल की निक्की की हत्या के आरोप में उसके पूरे ससुराल वालों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें उसका पति विपिन भाटी, सास दयावती, ससुर सत्यवीर, देवर रोहित और जेठानी कंचन तक शामिल थे। और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये सारी गिरफ्तारियां खुद निक्की के बेटे और उसकी बड़ी बहन के बयानों के आधार पर की गई थीं। तो क्या हम यहाँ एक पैटर्न देख रहे हैं? चाहे वो पिछले साल दहेज के लिए 26 साल की निक्की भाटी की बेरहमी से की गई हत्या हो, या फिर आज जमीन के टुकड़े के लिए 13 साल के सुधांशु की जान लेना। इन दोनों घटनाओं को अगर कोई एक चीज जोड़ती है तो वो है भौतिक चीजों का लालच। ये सच में एक ऐसा कभी खत्म न होने वाला चक्र बन गया है जो इस समुदाय के अंदर परिवारों को पूरी तरह से खोखला और बर्बाद कर रहा है। और इसी के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही गंभीर सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जब जमीन के एक टुकड़े या दहेज के चंद पैसों के लिए इंसान की जान की बोली लगने लगे, तो एक समाज के रूप में हम असल में कहाँ खड़े हैं? ये रिपोर्ट सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जब लालच इंसानियत से बड़ा हो जाता है तो उसके नतीजे कितने डरावने हो सकते हैं, ये हमने आज देखा। इन तथ्यों पर विचार जरूर कीजिएगा।